हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से 1857 का विद्रोह यानी द रिवोल्ट ऑफ 1857। दोस्तों, ये जो बुक है ये दृष्टि आईएएस की तरफ से जो बुक आया है उसी बुक से हम रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, चलते हैं टॉपिक पे और आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं भूमिका, यानी जो 1857 का विद्रोह था उसमें भूमिका क्या रही। तो आइए पहले हम भूमिका देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। यानी आपको मालूम होगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो था गवर्नर था। ठीक है, तो ये आपको मालूम ही होगा। तो देखिए उसी समय से यानी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत कर दी। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था। यानी जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश था उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, यानी शुरू में उसका उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक आर्थिक और व्यापारिक लाभ कमाया जाए, जो कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल के आयातक बनाने का केंद्रित हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से औद्योगिकरण हुआ तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई, दूसरी तरफ भारी भरकम कर यानी टैक्स, जमींदारों के अत्याचार व अंग्रेज़ों की भू नीतियों के कारण किसान समुदाय भी निम्नतम स्थिति में पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसा यदि हमेशा बना रहेगा तो वो निम्नतम स्थिति में पहुंचेगा ही, जाहिर सी बात है। ऊपर नहीं जा पाएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, नीचे ही जाना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ है कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। ठीक है, यानी जो किसान थे, जो कृषि करते थे, वो इस सब चीज़ों का कृषि नहीं करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उनको क्या किया गया, मजबूर किया गया। किस किस चीज़ का, नील का खेती। आपको मालूम भी होगा, थोड़ा सा हम टॉपिक दूसरे तरफ मोड़ते हैं। दूसरे तरफ क्या, वो भी हिस्ट्री का ही टॉपिक है। आपको मालूम होगा कि नील की खेती कराया जाता था चंपारण में। तो शुरू गांधी जी को बुलाया था, राजकुमार शुक्ल थे वहाँ के किसान, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ पे वकालत कर चुके थे, तो वहीं से मतलब आए थे गांधी जी, उनको मालूम चला तो वहाँ पर भी 3 कठिया पद्धति लागू हुआ था नील की खेती में। तो उसमें क्या होता था कि एक तो उसमें जो नील का खेती होता था उसमें इतना उसका जड़ मतलब अंदर जाता था कि मतलब एक बार वो खेती हो गया तो वो वहाँ का भूमि बंजर हो जाता था, दोबारा उस पर फसल बोने जोग नहीं रहता था। और वो कहानी छोड़िए, आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या किया जाता था कि जो ब्रिटिश सरकार था उसके द्वारा नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। अब देखिए, कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्यान्न में कमी आई, जिससे अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया। क्या होगा, अब जो भी अंग्रेज थे उनके प्रति विरोध का भाव तो जगेगा ही, तो आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया, जो 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। यानी करते सहते जुर्म एक ऐसा समय आया जब 1857 ईस्वी आया, तो उसमें ये जो मन में जो आक्रोश बढ़ रहा था वो धीरे धीरे व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे का कहानी। तो देखिए, 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ। यानी जो 1857 का विद्रोह था ये आरंभ कब से हुआ, तो डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखेगा, 10 मई 1857। और जो सबसे पहले जो ये विरोध का स्टार्टिंग हुआ वो कहाँ से हुआ,
तो मेरठ से हुआ। कहाँ से? मेरठ से। ठीक है। कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के लिए विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया। ठीक है। अब देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, और उस कारण में भी राजनीतिक कारण देखते हैं। पहले ये राजनीतिक कारण क्या था? ठीक है, यानी पॉलिटिकल रीजन भी इसमें रहा। तो पॉलिटिकल रीजन क्या था? तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल रीजन में, यानी राजनीतिक कारण में, कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था। अब सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली कराया था। ठीक, इनसे पहले एक अंग्रेज जो डुप्ले थे वो भी सहायक संधि करा चुके थे। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली था, ये भी सहायक संधि किया था। और एक लॉर्ड डलहौजी था जिसने रेल चलाया था 1853 में, वो व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया था, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब वो राज्य हड़प नीति भी इसको कहते हैं। मतलब अपने अपने राज्य को हड़प हड़प कर अपने मतलब साम्राज्य में मिलाते जाता था, तो वही राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत का सिद्धांत कहलाता है। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अगला पॉइंट है वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी। यानी क्या कह रहा है कि वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार जो भारतीय राजा थे उनको अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है कि जब उसका मन का नहीं रह जाएगा, यदि कंपनी की सेना रखनी पड़ेगी तो उसका तो फ्रीडम समाप्त होने लगेगा। तो वही बात है कि स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का ही हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है जो अगला, ये लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के बारे में है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। यानी हिंदू राजाओं के जो दत्तक पुत्र होते थे उनको लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया जाता था। यानी यदि वैध उत्तराधिकारी नहीं आया, यानी उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई राजा हो गया तो उसका वारिस है, तो उसके बाद उस सत्ता को संभालेगा, तो उसी को उत्तराधिकारी कहा जाता था। ठीक है, या उसका वंशज है जो। तो वही है कि वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों का विलय, यानी उसको मिला लिया जाता था, अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था विलय। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। यानी लॉर्ड डलहौजी था, किन किन राज्यों को अपने में विलय कर लिया था, किन किन राज्यों को राज्य हड़प नीति द्वारा हड़प लिया था। ठीक है। तो देखिए, जो सतारा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सतारा को कब किया, जैतपुर को कब किया, नागपुर को कब मिलाया, तो ये सारा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सतारा को 1848 में मिलाया। सबसे पहले मिलाया गया इसके द्वारा राज्य जो था सतारा ही था। इसको कब मिलाया? 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर, इन दोनों को 1849 में मिलाया। बघाट जो था इसको 1850 में। देखिए 48, 49, 50, ये तीनों डेट लाइन वाइज है। ठीक है, क्रमवार है। तो 1848 में सतारा को, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में। उसके बाद 1851 बीच पड़ता है और उदयपुर को 1852 में मिला लेता है। फिर झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। ठीक है। और फिर है करौली जो है, इसको 1855 में मिलाता है और अवध को 1856 में मिला लेता है। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो इन राज्यों को विलय किया था अपने में, तो उनमें से पहला राज्य कौन था? सतारा था, जिसको 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट था उसको 50 में, 1851 बीच पड़ता है और उदयपुर को 1852 में। उसके बाद झांसी आता है 1853 में, तब नागपुर आता है 1854 में, करौली आता है 1855 में और अवध आता है 1856 में। ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा यानी नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण बना।
यानी रियासत का तो विलय हो ही रहा था। इसके अतिरिक्त इसके अलावा और एक कारण था, क्या था? पेशवा जो नाना साहब थे उनकी पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण बना, उनका पेंशन भी रोक दिया गया। ठीक है, पेशवा उस वक्त क्या होता था, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में भी। तो उसके पहले थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। ठीक है, नोट में क्या दिया है देख लीजिए। डलहौजी ने 1855 में करौली को भी अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी। आपको मालूम होगा कि उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसको मान्यता नहीं दी थी, फलतः इसे वापस लौटाना पड़ा। ठीक है, इसकी इजाज़त ही नहीं दी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। ठीक है, तो इसीलिए इसको वापस लौटाना पड़ा था। अब देखिए 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। अवध को कैसे मिलाया गया था? कुप्रशासन के आरोप लगाकर अवध को मिला लिया गया था। ठीक है, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी, उसका जो अवध में हड़प नीति लागू ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए उस पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया गया कि वो कुप्रशासन कर रहा है राज्य, और उसको अपने आप में मिला लिया। ठीक है, तो बहुत राजनीति चलता था उस समय, भी महान राजनीतिज्ञ थे। देखिए, इसके लिए अवध के रेजिडेंट स्लीमैन से रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। बाद में आउटड्रम, वही आउटड्रम है। टेलर और आउटड्रम के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं, इस यहाँ पर तो बुक में नहीं दिया। यही टेलर और आउटड्रम जो थे व्यक्ति, इन्होंने कहा था, जो 1857 का युद्ध हुआ था, इसके बारे में क्या कहा था इन्होंने कहा था कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध है। ठीक है, कौन कहा था? टेलर और आउटड्रम। ठीक है, अब देखिए, बाद में आउटड्रम को वहाँ रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इन्होंने कहा था टेलर और आउटड्रम कि यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। टेलर और आउटड्रम ये कहे थे, और जो अभी हम बताएं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध, तो ये T.R. होम्स कहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे बोलने में। ये आउटड्रम थे और टेलर थे, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो है षड्यंत्र, ये हिंदू और मुसलमान के द्वारा एक षड्यंत्र है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। इसके रिपोर्ट पर आउटड्रम को वहाँ रेजिडेंट बनाकर भेजा गया और इसी के रिपोर्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। हेनरी लॉरेंस, ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि हेनरी लॉरेंस थे, इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में, इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कहा था, तो ध्यान लगाइए और कमेंट में बताइएगा कि क्या कहा था। ठीक है, B.D. सावरकर तो जो थे, उन्होंने कहा था कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, उन्होंने कहा था। तो देख लीजिए, अब प्रशासनिक कारण देख लेते हैं। पॉलिटिकल रीजन तो देख लिए, राजनीतिक कारण। अब प्रशासनिक कारण देखते हैं कि प्रशासनिक कारण क्या था कि ये विद्रोह शुरू हुआ, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट में अंग्रेज़ों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया। यानी जो अंग्रेज थे वो भेदभाव का नीति अपनाते गए और जितने भी भारतीय थे उनको प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित ही नहीं होने देते थे, तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया। जितने भी सारे हाई लेवल के पोस्ट थे उन पर इंडियन को हटा दिया गया, भारतीय को हटा दिया गया, और जितने भी अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनको नियुक्ति कर दी गई। ठीक है, तो इससे भी आक्रोश मन में पैदा होगा ही, जाहिर सी बात है। आगे देखिए क्या है कि अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे, उनको एलिजिबल मानते ही नहीं थे। कहते थे कि जितने भी ब्रिटिश हैं वही योग्य हैं, एलिजिबल हैं, इंडियन में वो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया फॉलो करते ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों में आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो 1857 की क्रांति के रूप में
सामने आया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो वो भी देखते हैं, अगला पॉइंट। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीयों से ऊंच व श्रेष्ठ समझते थे, यानी जो न्याय होता था उसमें भी अपने आप को श्रेष्ठ और ऊंच समझते थे इंडियन से। ठीक है, भारतीय जज किसी अंग्रेज के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई करते थे, तो वो अपने पक्ष में ही करेंगे, यह भी बात है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अंग्रेज की न्याय प्रणाली पक्षतापूर्ण, दीर्घावधिक व खर्चीली थी, यानी पक्षतापूर्ण तो उसमें था ही था, दीर्घावधिक थी यानी बहुत लंबे समय तक चलती थी, और खर्चीली भी थी, उसमें खर्च भी ज़्यादा था। अतः भारतीय इससे भी असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जनाक्रोश का एक कारण बना। ठीक है, और बनना भी चाहिए, पक्षपात तो होना नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा, और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के अगला पॉइंट देखिए, यहाँ से नीचे कर लें, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। यानी क्या कह रहा है कि डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली, यानी तंजौर और कर्नाटक के जो नवाब थे उनकी उपाधियों को खत्म कर दिया, जब्त कर लिया, और मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर के लाल किला खाली करने को कहा। जो मुगल शासक बहादुर शाह था उसको भी अपमानित किया डलहौजी, और लाल किला खाली करने को कह दिया। और क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। ठीक है, उस समय क्योंकि 1857 की क्रांति के समय जो लॉर्ड था वो कैनिंग ही था। परिणामतः यानी इसके फलस्वरूप क्या हुआ, मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया। जब क्रांति हुआ उस समय विद्रोहियों का साथ दे दिया मुगलों ने। अब देखिए, प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, यानी जितना भी प्रशासन संबंधी कार्य था उसमें योग्यता, एलिजिबिलिटी का मान ही नहीं रखा गया, वहाँ पर धर्म का, रिलीजन का आधार बनाया गया, बेस बनाया गया, जिससे ईसाईयत की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण, यानी सोशल और रीजन क्या था। ठीक है, अब देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सांस्कृतिक सुधार की नीतियों से पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना। इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब आगे क्या होता है तो वो भी देखिए। तो 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, यानी 1850 में एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आया था। उसी के द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल गई। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि 1813 के चार्टर एक्ट, तो आपको मालूम होगा कि 1813 का भी चार्टर एक्ट था और एक 1833 का भी था। तो यहाँ पर 1813 का बात कर रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। क्वेश्चन यहाँ से BVIA पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत इस ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया, तो वो 1813 के चार्टर एक्ट था। और 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो भी बता दे रहे हैं अभी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उस पर कंपनी ने जो मतलब निर्यात सेल होता था मार्केट में, जो भी फसल वगैरह होता, चाय वगैरह, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। कालांतर में यानी आगे चलकर बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीतियों ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया।
अब आगे देखते हैं कि 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लाया? डलहौजी। इसमें कब लाया? तो 1856 में। तो 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। यानी जब लॉर्ड कैनिंग का शासन आया 1857 में तो उसके समय ये पारित हो गया, ठीक है, लागू हो गया। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा व नर बलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो आर्थिक कारण भी देख लेते हैं, ठीक है। आर्थिक कारण क्या रहा? इकोनॉमिकल रीजन, तो वो देख लीजिए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों, यथास्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। आपको मालूम होगा कि अस्थाई बंदोबस्त आया था, रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था। इन सब में क्या था कि जो भू राजस्व लिया जाता था, उपज का कुछ परसेंटेज लगाया गया था और ज़्यादा फसल ले लिया जाता था, कहीं कहीं पर पूरा भी समझिए कि ले लिया जाता था। तो ऐसा कानून ये सब पारित करते थे, किसान का शोषण कर रहे थे जमकर, तो इससे भी जन आक्रोश बढ़ता गया। तो यानी ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ में जैसे था अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, किसी में 19% लगाया रहता था उसको दिया जाता था और किसी में 51% था, महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापारिक कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा, ठीक है। अगला पॉइंट है, कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग व किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा कृषि के वाणिज्यिकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। कृषि का वाणिज्यिकरण होगा तो खाद्य संकट उत्पन्न होगा। अब देखते हैं सैन्य कारण, ठीक है। सैन्य कारण भी इसमें रहा। तो यही तो जो सैन्य कारण था लास्ट में जाकर एकदम पूरा एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका था जो लड़ाई था, ठीक है। तो सैन्य कारण है। तो देखिए सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था। यानी भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात कितना था? 5:1 था। यानी 5 भाग भारतीय सेना रहेंगे तो अंग्रेजी सेना 1 भाग रहेंगे, ठीक है। अब देखिए सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान था और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे। यानी योग्यता रहने के बाद भी जो भारतीय सैनिक थे अधिकतम यदि ऊपर जाएंगे तो सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया जाता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया। यानी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित किया गया? 1856 में, 1856 में। उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आ गया था, ठीक है। जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों का जाना अंग्रेजी आदेश पर निर्भर हो गया। यानी किसी भी समय वो चाहे तो सैनिकों को कहीं भी भेज सकता था, या समुद्र पार भी भेज सकता था, या रात में भी भेज सकता था। यानी उस पर कोई लिमिट नहीं था। यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था, ठीक है। यह भी रहा। लास्ट में तो आएगा ही मंगल पांडे का काम जो हुआ, तो पहले देख लेते हैं। अब देखिए 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यानी इससे पहले जो सैनिक थे वैसे ही पत्र मतलब भेजते थे, उनका कोई खर्च नहीं लगता था अलग से। लेकिन अब इस पर सैनिकों पर भी स्टैंप, उनके पत्र पर भी स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। यानी उसका जो स्पेशल राइट्स है, विशेष अधिकार है, उसका हनन होने लगा।
ठीक है। तो अब देख लीजिए, आगे देखते हैं नोट में क्या है। ये भी आई है। ध्यातव्य है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग, ठीक है, जिसको हम लोग पील कमीशन कहते हैं, पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। ठीक है। तो पूछता है कि पील कमीशन किससे संबंधित है, तो 1857 के विद्रोह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं तत्कालीन कारण, यानी जो एकदम तत्कालीन कारण रहा कि उससे विद्रोह पनप ही गया, यानी घमासान युद्ध होने लगा, तो वो तत्कालीन कारण अब आता है आपके सामने। वो तो पनप रहा था, चिंगारी लग चुकी थी, धीरे धीरे धुआं दे रहा था, लेकिन आग एकदम विस्फोट कब किया, तो वही बात है तत्कालिक कारण। अभी देखेंगे। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। यानी जो पहली बंदूक थी पुरानी, वो कौन सी बंदूक थी, तो वो राइफल नहीं थी, पहले जो थी वो बंदूक थी और उसका नाम था ब्राउन बेस। उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इसका सरकार ने निश्चय कर लिया कि अब पुराना ब्राउन बेस बंदूक है उसको बंद कर दिया जाएगा और न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। और इसी में क्या होता था कि पहले वाली जो थी उसमें कारतूस नहीं होता था, लेकिन इसमें कारतूस के ऊपरी भाग पर चमड़ा लगाया गया था, वो भी गाय और सूअर का। तो यहीं से आगे का कहानी देखिए। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। जो इस राइफल में कारतूस लगता था उसके ऊपरी भाग को दांत से पहले खोलना पड़ता था, तब जाके उससे वर्क कीजिएगा, यानी गोली चलाइएगा। ठीक है। अब देखिए, दांतों से खोलना पड़ता था। अब देखिए अगला पॉइंट है, बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। यानी देखिए, गाय हिंदू नहीं खाते हैं और सूअर मुसलमान नहीं खाते हैं, तो यानी वो दांत से यानी खोलेंगे तो यानी उसका चर्बी, तो समझिए एक तरह से मतलब खाना है हुआ या उसको दांत से पकड़ना, बात एक ही हो गया, तो दोनों के खिलाफ था। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अब देखिए अगला पॉइंट, अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इनका खंडन कर दिया। कालांतर में यह बात सही साबित हुई कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में बुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, यह बात सही भी मानी गई। एक बुलिच शस्त्रागार था, उसमें प्रयोग किया गया था पहले से, तो ये बात की भी जानकारी स्पष्ट हो चुकी थी। अब देखिए, सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब देखिए 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ उसको भी देखते हैं। तो देखिए 29 मार्च 1857 का दिन था। तो 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे मंगल पांडे ने किया, यानी उसका प्रयोग करने से विरोध कर दिया। तो पूछता क्वेश्चन कि मंगल पांडे जो थे किस रेजिमेंट थे, किस रेजिमेंट से थे, तो 34वीं रेजिमेंट से थे। तो यहाँ पर देखिए दिया नहीं है BNI, ठीक है, तो 34वीं BNI रेजिमेंट से थे। तो BNI यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम बता दे रहे हैं BNI। तो BNI का फुल फॉर्म भी आपको नहीं मालूम होगा तो वो भी जान लीजिए। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उसको बोला जाता है। तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था रेजिमेंट, उसी के मंगल पांडे सैनिक थे तथा विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखिए आगे पॉइंट देखते हैं। यानी विद्रोह की शुरुआत कर दी इन्होंने। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या भी कर दी। 8 अप्रैल 1857 का दिन था। तो 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, जो कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना गया। NCERT के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई। ठीक है, और इस समय निर्णय 8 अप्रैल को किया गया था, लेकिन 29 मार्च 1857 को ही फांसी दिया गया था। सही बात है। अब देखिए
1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरसे था। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर जो था, जो सेना को कमांड कर रहा था, वो कौन था? तो उसका नाम था हैरसे। क्या नाम था? हैरसे। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर में। अब देखिए 10 मई 1857, ये मई का महीना आता है। ठीक है, यानी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविड थे। जब सैनिकों ने भी इनकार कर दिया, उस समय मेरठ के कौन थे अधिकारी? तो वो जनरल हेविड थे। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा विद्रोह का विस्तार भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक विस्तार रहा, किस किस क्षेत्र तक। तो देखिए फर्स्ट में दिल्ली देखते हैं। तो देखिए दिल्ली के बारे में, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में हुआ। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवा कर दिल्ली की ओर कूच किया, यानी भेज दिया। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुँचे। जो मेरठ के विद्रोही थे वो 11 मई को दिल्ली पहुँचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 11 मई को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुँचे और 12 मई को क्या किए? दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया अपना, तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट व क्रांति का नेता घोषित कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे का लीला क्या होता है। दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, यानी लीडरशिप दिया गया। ठीक है, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था। यानी पूछता है कि दिल्ली से कौन कौन नेता थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है, और बख्त का थे। लेकिन सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वास्तव में सेना का नेतृत्व यानी लीडरशिप कर रहे थे सेना का बख्त खां जो थे वो। ठीक है, हालांकि दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरी तरह हो गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन, हडसन व लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकलसन मारा गया। यानी दिल्ली से अंग्रेज के तरफ से कौन थे? तो दिल्ली से अंग्रेज के तरफ से विद्रोह को दबाने वाले थे जो निकलसन और हडसन थे। लॉरेंस तो बाद में आया, लेकिन इसमें निकलसन बच गया और हडसन मारा गया। ठीक है, निकलसन और हडसन आया, जिसमें हडसन बच गया और निकलसन मारा गया। तो ऐसे भी याद रखते थे कि हडसन और निकलसन आया, लेकिन निकलसन निकल गया यानी मर गया। ठीक है, और उधर से हम लोग के तरफ से कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्र को यह वचन देकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से हुई। और बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? हुमायूं के मकबरे से हुई थी। इसकी सूचना जीनत महल ने दी थी। इसकी सूचना कौन दिया था? तो जीनत महल ने। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु होता है बहादुर शाह द्वितीय का? 1862 में। अब देखते हैं लखनऊ का जो विद्रोह था वहाँ से क्या था और कौन कौन नेता थे। तो देखिए जून 1857 में विद्रोह का प्रारंभ बेगम हजरत महल, जिसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया। तो लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल। ठीक है, और उधर से विद्रोह को दबाने वाला कौन था? लखनऊ से, तो वो भी जानेंगे। तो देखिए उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र बिरिजस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित किया। यानी जो बेगम हजरत महल थे उनके पुत्र थे जो अल्पायु यानी अभी कमसीन आयु के थे, कम आयु के थे पुत्र, जिनका नाम था बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। ठीक है, अंत में कैंपबेल ने मार्च 1857 में विद्रोह को दबाकर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया।
ठीक है, लॉरेंस जो था वो विद्रोह को दबाते दबाते मारा भी गया, अंत में कैंपबेल आकर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, तात्या टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास, चिन्हट एक जगह था, वहाँ चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हैवलॉक मारा गया। हैवलॉक जो अंग्रेज था वो मारा गया। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा गया। ठीक है, कर्नल नील भी आया था, एक कर्नल रेनॉल्ड भी था, वो भी आएगा आगे देखिएगा। चलिए अब कानपुर से देख लेते हैं विद्रोह के बारे में। तो कानपुर से तात्या टोपे और रामतनु पांडे थे, रामचंद्र पांडे। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिसको धुंधु पंत भी कहा जाता है, विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किए। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने किया था, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। नाना साहब कहाँ चले गए? जो धुंधु पंत जिनका नाम था वो नेपाल चले गए। अब देखते हैं झांसी से। तो झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म बनारसी में हुआ था और मृत्यु ग्वालियर में हुआ था, तो इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ जून 1857 में झांसी से। ठीक है, इनका बचपन का नाम छबीली भी था, ये भी ध्यान रखना है, या इन्हें मनु भी कहा जाता है। देखिए झांसी में हीरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंचे। हीरोज जो अंग्रेज था, यही हीरोज था जिन्होंने इन्हें कहा था कि क्रांतिकारियों में अकेली एक मर्द थी। ठीक है, यही हीरोज अंग्रेज इनसे हार मानकर लास्ट में कहा था कि क्रांतिकारियों में तो सब क्रांतिकारी थे, लेकिन अकेला एक यही मर्द थी। ठीक है, इन पे कविता भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पराजित होकर ग्वालियर पहुंचे, हीरोज की सेना से पराजित होकर वे ग्वालियर पहुंचे। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले थे। ठीक है, झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, सैनिक की वेशभूषा में लड़ती हुई जो दुर्ग का, यानी दुर्ग कहा जाता है किला को, तो किले के दीवारों के पास वीरगति प्राप्त हुई, यानी शहीद हो गई। ठीक है, आगे देखिए आगे का फंडा क्या होता है। अब देखिए तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना व जनता का उन्हें सहयोग मिला। ठीक है, यानी सिंधिया जो लोग थे वो अस्वीकृति कर दिए, यानी इनकी सहायता करने से, लेकिन ग्वालियर की सेना ने और जनता ने उनका सहयोग किया। अपने गुरिल्ला युद्धों द्वारा, गुरिल्ला पद्धति किसको कहा जाता है? तो ये शिवाजी भी अपनाए थे। ये छापामार युद्ध भी इसको कहा जाता है, यानी पहाड़ों में लुक छिप कर जो लड़ाई किया जाता है उसी को गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है। तो अपने गुरिल्ला युद्धों द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र जो थे मान सिंह, उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया और 1859 में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी गई। अब देखते हैं बिहार से। तो बिहार से भी एक शेर थे जिनका नाम था वीर कुंवर सिंह। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बिहार यानी जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया। जगदीशपुर से विद्रोह किसने संभाला? वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया। यानी कुंवर सिंह के भाई कौन थे? अमर सिंह। अंत में विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। तो अंग्रेज की सेना की तरफ से बिहार में कौन थे? विलियम टेलर और आयर, और हम लोग के तरफ से कौन थे? भारतीय के तरफ से वीर कुंवर सिंह थे और उनके भाई अमर सिंह। ठीक है, अब देखते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद से थे। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया। कौन किया? अहमदुल्ला। लेकिन उधर से अंग्रेज की तरफ से कौन था? कैंपबेल था। ठीक है, कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया। अब इलाहाबाद से भी देख लेते हैं। तो इलाहाबाद से लियाकत अली थे, आपको मालूम ही होगा। चलिए देख लेते हैं। इलाहाबाद में जून के प्रारंभ में विद्रोह हुआ, जिसका कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाला। ठीक है, और उधर से कर्नल नील था। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से। अंत में जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय भी बना दिया। अब देखते हैं बनारस।
ठीक है। तो बनारस सामान्य जनता का विद्रोह था। कर्नल नील यहाँ पर दमन किया। यहाँ बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्यु दंड दे दिया गया था बनारस में, ठीक है। जो बच्चे और स्त्री थे उनको भी बख्शा नहीं गया, ठीक है। और यहाँ पर विद्रोह कौन दबाया? कर्नल नील ही दबाया। अब बरेली से देखते हैं। तो बरेली से खान बहादुर खान थे, भारतीय की तरफ से विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब भी घोषित किया था खान बहादुर खान ने, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को भी दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी गई। अब देखिए राजस्थान से। तो राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान में जो कोटा है, आजकल IIT कॉलेज भी कोटा में बहुत है, लड़के जाते हैं कोटा में एडमिशन लेने, तो वही राजस्थान का कोटा है जहाँ ब्रिटिश विरोधियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, यानी जयदयाल और हरदयाल ने वहाँ पर नेतृत्व संभाला, ठीक है। असम से देखते हैं। असम में विद्रोह की शुरुआत मणिराम दत्त ने की थी तथा अंतिम राजा के पोते कंदर्पसेश्वर सिंघा को राजा घोषित कर दिया। मणिराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी भी दे दी गई। अब देखिए अगला उड़ीसा देख लेते हैं, जो बिहार से 1936 में बिहार अलग हुआ था उड़ीसा से, ठीक है। 1936 में यह भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का बात आ गया तो बोल दिए। अब देखिए उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही विद्रोहियों के नेता बने। जो उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार थे जिनका नाम था सुरेंद्र शाही, वही विद्रोहियों के नेता बने। 1862 में सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया, इन्हें देश से निकाल दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 1857 का विद्रोह एक नज़र में फटाफट। तो देखिए प्रमुख केंद्र है, उसके बाद नेतृत्व करता और दमन करता, यानी विद्रोह को कौन दबाया। तो देखिए दिल्ली से विद्रोह के नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। वही बात कर लेते हैं विद्रोह को दबाने वाला तो निकोलसन और हडसन। तो यहाँ पर निकोलसन मारा गया था और हडसन बच गया था, ठीक है। वही आते हैं लखनऊ से। तो भारतीय थी बेगम हजरत महल और विद्रोह को दबाने वाला लॉरेंस और कैंपबेल, ठीक है। यहाँ पर लॉरेंस मारा जाता है, कैंपबेल बच जाता है। कानपुर से देखते हैं तो नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहब का नाम होता है धुंधु पंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडे, और कैंपबेल था इधर से विद्रोह को दबाने वाला, ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से। झांसी यानी ग्वालियर से देख लेते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और उधर से अंग्रेज की तरफ से जनरल ह्यूरोज था। जगदीशपुर यानी बिहार से देख लेते हैं कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, भाई दोनों, और उधर से विलियम टेलर और विसेंट अयर था। फैजाबाद से देख लेते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला थे और उधर से कैंपबेल था फैजाबाद से। इलाहाबाद यानी बनारस से लियाकत अली थे और उधर से कर्नल नील था। बरेली से देखते हैं तो खान बहादुर खान और इधर से कैंपबेल। तो कैंपबेल देखिए कहाँ कहाँ से था। कैंपबेल बरेली से भी था, फैजाबाद से भी था और लखनऊ और कानपुर से भी था, ठीक है। लखनऊ में तो लॉरेंस मारा जाता है, कैंपबेल बच जाता है। तो लखनऊ में लॉरेंस मारा जाता है, कैंपबेल बच जाता है, तो कैंपबेल कानपुर में आ जाता है। फिर यहाँ से फैजाबाद में भी कैंपबेल आता है और बरेली में भी कैंपबेल आता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ऐसा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए नोट में देख लेते हैं। देखिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अब पॉइंट जो देख लेते हैं, मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? मद्रास के रहने वाले थे, ठीक है। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई जिसे अजीमुल्लाह ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह का सजीव वर्णन किया। जो लंदन टाइम्स के पत्रकार थे माइकल रसेल उनका नाम था, उन्होंने इस 1857 के विद्रोह को सजीव रूप से वर्णन किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप नहीं सका।
यहाँ के शासक व जमींदार वर्ग के विद्रोह को कुचलने में ब्रिटिश की सहायता भी की, यानी ब्रिटिशों की इन्होंने सहायता भी किया था अंग्रेज़ों का। 1857 के विद्रोह में अवध में इस तरह जनता ने भाग लिया, यह स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होने लगा। ठीक है, यानी बहुत जोर शोर से जनता ने अवध में भाग लिया जाके। अब देखते हैं सती चौरा घाट की घटना जो हुई थी, इसको भी देख लेते हैं। सती चौरा घाट की घटना, अब देखिए तो इसमें क्या है, कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास अंग्रेज़ों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें धोखे से मारकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, अपने नाम पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कानपुर में नाना साहब ने सती चौरा के पास अंग्रेज़ों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया, किंतु उन्हें धोखे से मारकर, जिसमें महिला भी शामिल थी, अपने नाम पर कलंक लगा लिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह पेशवा घोषित कर दिया। अब देखें, विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं को वीर गति मिली, किंतु नाना साहब व बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। इन्होंने वीर गति नहीं प्राप्त किया। जब विद्रोह पूरा होने लगा तो ये नेपाल चले गए थे अंत में। ठीक है, अब देखिए विद्रोह की असफलता के कारण यह सफल क्यों रहा विद्रोह, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण वर्ग जैसे जमींदारों व शिक्षित लोगों का साथ नहीं मिला। ठीक है, यानी ये तटस्थ रहा युद्ध के समय। देखिए विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, किंतु किसी ठोस योजना पर अमल न कर सके। इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण नेता थे आपस में मिल तो रहे थे, लेकिन किसी ठोस योजना, कोई सॉलिड प्लान नहीं बना पा रहे थे, उस पर अमल नहीं कर पा रहे थे, यह भी कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है, सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब, गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे। यानी सैनिक में भी संपूर्ण रूप से एक मत नहीं था। कहीं के सैनिक विद्रोह कर रहे थे तो कहीं के लोग उसका दमन भी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज़ों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का न होना था। अब देखिए जॉन लॉरेंस क्या कहता है। जॉन लॉरेंस तो यह कहता है कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते हैं। ये बात भी कह दिया था कि कोई उसमें एलिजिबल लीडर ही नहीं है। यदि एलिजिबल लीडर होता तो हम तो हमेशा के लिए हार गए होते। ये बात भी जो सर जॉन लॉरेंस था वो कह दिया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारक माना जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोह का महत्व क्या रहा, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा, तो इसको भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रीय भावना भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रीय भक्ति के बीज पैदा हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। यानी भारतीय जो थे उनको धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट उसका क्या हुआ, ये भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाज़ा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। आगे क्या आता है कि 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर
भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1858 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया, पूछता क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया। तो भारत राज्य सचिव का पद का प्रावधान 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल, यानी इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य वाले यानी 15 मेंबर वाले इंडिया काउंसिल यानी मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। अब देखिए, इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा, 8 की नियुक्ति किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन 7 जो थे उनका नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहिए चाहे इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्हीं में से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सुनिश्चित किया गया 7 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। जो ब्रिटिश कैबिनेट होता था उसका मेंबर होता था भारत का सचिव, और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। ठीक है, यानी संसद का जवाबदेही वो कर सकता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यानी यही पहले था 1757 में, जिस समय वारेन हेस्टिंग था उस समय क्या था, गवर्नर था, बाद में गवर्नर जनरल हुआ, फिर गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय किया गया। तो वही 1858 का अधिनियम आता है, इसी के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर उसको वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी बने। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल भी। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही। ठीक है, क्योंकि उसी के समय में गवर्नर जनरल को ख़त्म कर दिया गया तो अंतिम गवर्नर जनरल भी रहा, और उसी के समय वायसराय का पद भी किया गया तो प्रथम वायसराय भी वो बन गया। तो क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार पर रोक, धार्मिक मामलों के अहस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। यानी ये सारी चीज़ें हैं किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम कहिए 1858 के तहत किया गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। जो तोपखाना था पूर्ण रूप से यूरोपीय सैनिकों के हाथों में सौंप दिया गया। आगे देखते हैं कि 1857 का विद्रोह था, इसके बारे में इतिहासकारों का मत क्या था। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा सारा, VVI इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह धर्मांध और ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यानी धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये कौन कहा था, तो LER रीज कहा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह था। यानी किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये सिपाही विद्रोह नहीं है। तो इसने कहा था बेंजामिन डिजरायली ने कहा था। ठीक है, अब देखिए 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था, ये RC मजूमदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम विद्रोह था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये RC मजूमदार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। ये कौन कहा था, सीले और लॉरेंस ने कहा था। ठीक है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यानी जॉन लॉरेंस कहा था। ठीक है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, यानी सभ्यता और बर्बरता का बीच युद्ध था। ये TR होम्स का था, हम पहले भी बता चुके थे, आया था उस वक्त। तो TR होम्स ने कहा था कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। नेक्स्ट है, यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया
सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन ने कहा था? तब बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। देखिए आ गया ना, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र। ये किसने कहा था? तो जेम्स आउटड्रम और टेलर। यही आउटड्रम उस वक्त हम बता रहे थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें व उनके लेखक। तो कुछ पुस्तक है 1857 के विद्रोह से संबंधित और उनके लेखक, तो उसको भी देख लेते हैं एक नज़र। ये भी अपने आप में भी इम्पोर्टेंस है, देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको देखते हैं। तो ये कौन है? बी.डी. सावरकर, यानी इस बुक के लेखक हैं। इन्होंने अभिनव भारत का स्थापना किया था 1904 में। ठीक है, वही बी.डी. सावरकर है। ठीक है, देखिए द पीजेंट एंड द राज। द पीजेंट एंड द राज, इसके लेखक कौन है? एरिक थॉमस स्टोक्स। नेक्स्ट है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, इसके लेखक हैं अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, इसके लेखक कौन है? अशोक मेहता। नेक्स्ट है द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। नेक्स्ट है सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 1859, ये किसकी पुस्तक है? तो शशि भूषण चौधरी की। शशि भूषण चौधरी की जो पुस्तक है 1857 की क्रांति के ऊपर, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 1859। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ सिपोय वार इन इंडिया के लेखक कौन है? जॉन विलियम काय। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। तो ये है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का क्या पुस्तक का नाम है? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। नेक्स्ट है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, ये किसकी पुस्तक है? तो सर सैयद अहमद खां की पुस्तक का नाम है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858। नेक्स्ट है द सिपोय इम्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? H.P. चट्टोपाध्याय। H.P. चट्टोपाध्याय की पुस्तक है द सिपोय म्यूनिटी ऑफ द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस, H.P. चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है केवल 1857, इसमें कोई वर्ड नहीं है, केवल 1857 डिजिट है। ये है S.S. सेन की, S.S. सेन की पुस्तक है। यहाँ पर ध्यान रखना है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी.डी. सावरकर, द 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, फिर है द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। 1857 से 59 है सिविल रिविलियन इन इंडियन म्यूटिनी शशि भूषण चौधरी की। फिर 1857 से 59 है, इस पुस्तक का पूरा नाम है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की। उसके बाद द सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस H.P. चट्टोपाध्याय की। केवल 1857 पुस्तक का जो नाम है लेखक का S.S. सेन है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं, अब अभ्यास प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट में जो क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता है, उसको सूची 2 यानी क्षेत्र से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए इधर है ए में अजीमुल्ला खां, बी में है मौलवी अहमद शाह, सी में है बेगम हजरत महल, डी में है लियाकत अली। इधर इलाहाबाद, फैजाबाद, अवध, फतेहपुर। तो आइए इसको मैचिंग करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो बेगम हजरत महल थे ये कहाँ से थे? बेगम हजरत महल कहाँ से थे आपको मालूम है? अभी हम बताएं। तो इसको मैचिंग करते हैं, यहाँ पे कलर हम कर लेते हैं। देखिए
अजीमुल्ला खां, ये कहाँ से थे? फतेहपुर से थे। ठीक है, उसके बाद आता है मौलवी अहमद शाह, ये कहाँ से थे? अवध से थे। उसके बाद आता है लियाकत अली, लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से लियाकत अली थे। ठीक है, अब बेगम हजरत महल कहाँ से थी? ये थी फैजाबाद से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, यानी देख लेते हैं 4 3 2 1 किस में है। तो देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 सी में है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये मेरठ से सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बख्त खां, बख्त खां कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो आपको मालूम होगा कि बख्त खां नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? आरा जगदीशपुर से। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला अवध से थे। तो देख लेते हैं, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3, डी का हो जाएगा 2, यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2 सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो कहाँ से सर्वाधिक संख्या थी? तो वो अवध से ही सर्वाधिक संख्या थी। तो आइए देख लेते हैं, इसको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आपको बताए थे कि नाना साहब का धुंधुकपंथ था और तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये सारा का सारा क्वेश्चन है। देखिए ये MPPSC यानी मध्य प्रदेश PCS में पूछा गया 2010 में प्री में। सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये UPSC में पूछा गया है, UPPSC में पूछा गया है 1994 में, या 1990 में। सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। MPPSC, ठीक है, ये CGPSC छत्तीसगढ़ का है PCS का परीक्षा। ये BPSC का है 1996 का। सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। 2015 में 56वीं और 59वीं BPSC में भी पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है। चलिए तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता किया था। इंदौर के होलकर भले ही छोड़ दिया था, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया ने इनकी सर्वाधिक सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, अब देखिए ऑप्शन है, 1857 के विद्रोह का विरोध किया, गलत बात है। 1857 के विरोध का समर्थन किया, गलत बात है। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, सही बात है। देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया, गलत बात है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग थे वो 1857 के विद्रोह में तो भाग तो नहीं लिए, लेकिन तटस्थता उसे बनाए रखे। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लेजली दो था, सहायक संधि स्वीकार किया था। डलहौजी था, राज्य हड़पनीति स्वीकार किया था। जो मिंटो था 1909 में था, मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। कौन थे? पार्मस्टन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी,
किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो इसमें से चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कलर थोड़ा कर लेते हैं, देखिए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यानी केंद्रीय संगठन भी नहीं था, सामान्य योजना में सब में मतलब कमी था, ठीक है, इसीलिए 1857 का विद्रोह असफल है, यानी पूर्ण रूप से कोई प्लान इसमें नहीं हो पा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने कहा था एक षड्यंत्र था? तो वो कहा था सर जेम्स आउटरम एवं टेलर, ठीक है, इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था इन्होंने, जेम्स आउटरम और टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो ये थे बी.डी. सावरकर, ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं, देखिए महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1857 का उद्देश्य क्या था? देखिए फर्स्ट में दिया गया है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही बात है। 2 में भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया भारतीय प्रशासन को, ठीक है, तो ये भी सही है। सी में 3 में भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का नियमन करना, नहीं ये गलत है, तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई। कब? दिसंबर 1856 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? तो बैरक के विप्लव से जुड़े। विप्लव मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, विप्लव मतलब युद्ध, ठीक है, यानी वहाँ के बैरकपुर के युद्ध से जुड़े, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, इसको भी देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया बहादुर शाह ने? तो बख्त खां को दिया था। यही बख्त खां थे जो दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर का क्वेश्चन, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो देखिए ए में दिया है, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, नहीं ये तो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है, नहीं ये भी गलत है। सी देखते हैं, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, बिल्कुल सही है। यानी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यानी क्या हुआ इसमें जो आया 1858 में क्या कर दिया गया, कंपनी का जो अधिकार है उसको लेकर क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, तो उसका मृत्यु ही न हो गया एक तरह से, तो मृतप्राय बना दिया, यानी समाप्त हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, यानी पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व संभालना, तो ये तो पहला घटना नहीं था। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, यह भी नहीं था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जी हाँ बिल्कुल ये सही बात है। यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना यही थी कि सैनिक वहाँ से निकलकर मेरठ से दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। वहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को वहाँ का फिर से
नेता भी बना दिया, ठीक है, सिंहासन पर भी बैठा दिया, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। तो सबसे पहले दिल्ली पर ही कब्जा किया था, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है, कहाँ पर है, तो जन्म स्थली इनका बनारस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर कह रहा है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, ठीक है। चलिए राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वो कौन थे, तो बताइए इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, यानी तात्या टोपे को बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है, तो ये आरसी मजूमदार का है। किसका है, आरसी मजूमदार। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था। तो ब्रिटिश कमांडिंग चीफ कौन था, हैरसे था, ठीक है। उस वक्त बताया था कि हैरसे था ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय यानी इमरजेंसी हेडक्वार्टर कौन बनाया था, लॉर्ड कैनिंग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो कौन जीवन अपना खोया था, तो जनरल जॉन निकलसन, नहीं, लखनऊ में तो यह नहीं था, ठीक है। जनरल नील, तो हाँ जनरल नील था। मेजर जनरल हैवलॉक, ये भी था। सर जॉन हेनरी लॉरेंस, तो ये भी था। तो जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नील, हैवलॉक और लॉरेंस, इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 28 नंबर का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था, एस.एन. सेन थे। इन्हीं का पुस्तक का नाम है 1857, यही सरकारी 1857, ठीक है, सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है, एस.एस. सेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान थे जो भारतीय भाषा में 1857 के युद्ध के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर का। कह रहा है निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो वो पील कमीशन है, यानी पील आयोग। चलिए इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर का। कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो वो मिर्ज़ा गालिब थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था, जो कि मात्र उर्दू कवि हैं मिर्ज़ा गालिब।
जिन्होंने विद्रोह को देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीरों को डैश स्थित एक कुएं में से खोद कर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर समुचित सूचना के साथ कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये 2014 में जो कुआं में से निकाला गया था वो अजनाला स्थित एक कुएं से खोद कर निकाला गया था। कहाँ से? अजनाला, जो कि 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीरों को अजनाला स्थित एक कुएं से खोद कर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर 26 BNI यानी 26 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अजनाला 26 रेजिमेंट्री ऑफ बंगाल इन नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इतना तक ही 32 क्वेश्चन है इसमें। ये चैप्टर समाप्त हुआ और आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर दबा के कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इसी तरह का वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।